एक मिनट में ना ग्रुप में पिक्चर भी भेज दूँ। अच्छा डॉक्टर आमना, ये ना आप जो है उसमें भेज देना प्लीज़, अनाउंसमेंट वाले में, ठीक है? मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने लगी हूँ इसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 75-year-old मेल रिसेंटली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज प्रेफर्ड? तो टोलब्यूटामाइड। ठीक है, कल हमने एक एमसीक्यू किया था जिसमें पेशेंट डायबिटिक था और उसको अब हाइपरटेंशन डायग्नोज हुई थी, तो हमने उसको कैप्टोप्रिल चूज किया था। अब ओल्ड एज पेशेंट है, उसको अभी डायग्नोज हुई है डायबिटीज, ओल्ड एज है, तो हम उसमें टोलब्यूटामाइड देंगे। ठीक है। वजाइना हैज अबंडेंट इलास्टिक टिश्यूज। ठीक है, इलास्टिक टिश्यू वजाइना में होते हैं। शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी डन बाय तो बैरोरिसेप्टर्स, एक तो ये फास्ट होता है और दूसरा ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है मोस्टली। ठीक है, और आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करवा रहा है। तो बैरोरिसेप्टर जो है आपका शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी, विच ऑफ वन विल एक्टिवेटेड व्हेन मीन आर्टेरियल प्रेशर इज लेस देन 60 mm, तो ये आपका सीनस इस्केमिक होता है। ठीक है, पेज नंबर है 191, आपका पेपर है गायनी 22 नवंबर आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर अब आपका है, 5 पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफंडिबुलम कॉल्ड तो पार्स ट्यूबरैलिस। ठीक है, ये मैंने आपको कई दफ़ा पिक्चर भेजी है। ठीक है, इनफंडिबुलम के साथ आपका पार्स ट्यूबरैलिस होता है, और पार्स ट्यूब डिस्टेलिस इज सप्लाइड बाय सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। ठीक है, इसको आप अल्फा कर लें बीटा को। ये आपकी सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी होती है। ठीक है, इसकी कल ये एमसीक्यू आया था, तो इसकी मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की थी। ठीक है, सुपीरियर हाइपोफिजियल की पार्स डिस्टेलिस। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द मसल विच इंक्रीजेज द ट्रांसवर्स डायमीटर इज, तो ये आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इसको अल्फा कर लें। ठीक है, आगे उन्होंने क्या हुआ एपीएन। यस यस, उन्होंने नीचे जो है ना एक्सप्लेन भी किया हुआ, एपीएन ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो आपका वर्टिकल होता है डायमीटर वो डायफ्राम से होता है। ठीक है, तो इसको आप इसको भी आप अल्फा कर लें, सॉरी बीटा कर लें। अच्छा बीटा ही है, सॉरी डायफ्राम। ओके। यस मैम, इसका बीटा ही है। हाँ सॉरी, वो ज्यादा ही छोटा लिखा है। हाँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, इन अ नॉर्मल पर्सन विच मसल इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो वो आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, एक्सपायरेशन जो आपका है ना वो पैसिव एक्शन होता है, इसलिए इसमें मसल्स यूज नहीं होते जो क्वाइट एक्सपिरेशन होती है। ठीक है, वो पैसिव होता है, उसमें इलास्टिक रिकॉइल के थ्रू आपकी एक्सपिरेशन हो रही है। लेकिन जब आपने फोर्स्ड एक्सपायरेशन करनी है तो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और abdominal यूज होते हैं, लेकिन आपका जो इंस्पिरेशन है वो आपका जो है एक्टिव एक्शन है, तो उसकी क्वाइट इंस्पिरेशन में भी आपका जो है ना इंटरनल इंटरकोस्ट सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, और फोर्सफुल में आपके एसेसरी मसल्स जो लिखे हुए हैं वो होते हैं। क्वेश्चन है ना, पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग फॉलोइंग एविडेंस 7.2 एसिडोसिस है, बाइकार्ब 26 अपर लिमिट पे है, तो ये तो नहीं है। एंड हाइपरकैप्निया, मतलब कि आपका पीसीओ2 ज़्यादा है, इसलिए पेशेंट जो हाइपरकैप्निया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्डअप है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड इन सीवियर डायरिया विद नॉर्मल एनाइन गैप, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। या नाइन गैप, एक तो डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, दूसरा नाइन गैप हम देखते ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। ठीक है, नॉर्मल नाइन गैप इंक्रीज। A child presented with bleeding after minor injury, his PT14 normal है, APTT 60 raised है। After lab investigation his factor 8 was 87 and factor 9 was 7%। तो ये आपका है क्रिसमस डिजीज। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना सारी वैल्यूज वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका स्वेर हीमोफीलिया होता है ना, उसमें ये आपका फैक्टर 9 जो है 1% होता है, मॉडरेट में 1 to 5% होता है, और माइल्ड में जो है 5 to 40% होता है। ठीक है, इधर इन्होंने जो है ना माइल्ड की ही दी हुई है पिक्चर, लेकिन ये है कि 9% दिया हुआ है, तो लेकिन ये आपका हीमोफीलिया बी है, क्रिसमस डिजीज है आपकी। ठीक है, प्राइमरी ओवोसाइट कंप्लीट देयर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ये आपकी बिफोर ओव्यूलेशन। प्राइमरी ओवोसाइट मेच्योर एट ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवम इज सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट कंप्लीट इट्स सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड बिफोर ओव्यूलेशन। ये वो जो हम लोगों ने एमडीयू के वो मेंस्ट्रुएशन वाला वो बड़ी अच्छी पिक्चर है, ग्रुप में अभी भी होगी, तो वो एक दफा पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको सारे स्टेजेस क्लियरली मेंशन है। आफ्टर हाइपोफिजेक्टमी विच सेल विल बी अफेक्टेड, तो फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। जो सिर्फ आपका थायराइड है ना, उसके लिए आपका स्टिमुलेटिंग फैक्टर आता है पिट्यूटरी से। ठीक है, हाइपोफिजेक्टमी होता है पिट्यूटरी का रिमूवल। ठीक है, तो उससे सिर्फ आपका जो थायराइड है उसके लिए स्टिमुलेटिंग फैक्टर आ रहा होता है, अगर वो रिमूवल हो जाएगा तो आपके अफेक्टेड होंगे फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, पैराथायराइड के लिए नहीं आता।
पैराथायरॉयड ना एड्रिनल मेडुला के लिए आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए आता है, लेकिन मेडुला के लिए नहीं आता फैक्टर कोई भी, और बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज के लिए भी नहीं आता। तो आपके मोस्ट इफेक्टेड होगा अल्फा। Of 20 women with neonate getting tetanus, 19 had not taken tetanus toxoid vaccine, and of 40 whose babies did not have tetanus, 30 has taken 2 tetanus toxoid shots during pregnancy. The odd ratio will be, तो ये आपका 9 है। ये वो जो आपके वो टेबल होता है ना, A+B और A/CD, इस तरह का जो एक टेबल सब बनाया होता है ना, उसमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन मुझे तो आज तक मिली नहीं। अगर आप लोगों को मिलती है तो वेल एंड गुड, वरना इसको रट्टा ही लगा ले 9। ठीक है, लेकिन ये वो जो आपका टेबल होता है ना, A और B और नॉन अफेक्टेड अफेक्टेड, इस तरह से करके कम्युनिटी मेडिसिन का, ये उससे सॉल्व होता है। विच बॉडी टेस्ट बेस्ट सेपरेट फ्रॉम दोज हु हैव डिजीज फ्रॉम दोज हु डोंट हैव डिजीज। ठीक है, तो जो आपको डिजीज होती, जिनको डिजीज होती है उनको सेपरेट करना है, तो ये आपके ट्रू पॉजिटिव को सेपरेट करना है ट्रू नेगेटिव से। ठीक है, तो सेंसिटिविटी आपको जो है ट्रू पॉजिटिव बता रही होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। ठीक है, वेरिएबिलिटी भी आ रहा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इधर आया हुआ है। 2-year-old child presented with a midline swelling just below the hyoid bone. The swelling was noticed at 3 months of age and is slowly increasing in size with no movement on protrusion of tongue. ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि no movement on protrusion of tongue, तो ये थायरोग्लोसल सिस्ट नहीं है। The condition most likely is, तो ये आपका ectopic thyroid gland है। ठीक है, थायरोग्लोसल डक्ट will move with the protrusion of tongue, and protrusion of tongue test is positive, while in ectopic thyroid there will be no movement of the swelling with protrusion of tongue, hence protrusion test is negative. SMN knows as which of these, तो ये आपका मार्जिनल आर्टरी है। जो 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन है ना, उस मतलब राइट वाला, उसको SM सप्लाई करती है, और 1/3 से जो है आपकी IM स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इनके दरमियान जो है ना वो एनास्टोमोसिस होता है, वो आपकी मार्जिनल आर्टरी कर रही होती है। 16-year-old विद 15 year लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाउ टू चेक लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल, तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c जो करवाते हैं। ठीक है, विच लिगामेंट हेल्ड यूट्रस इन एंटीवर्टेड, बच्चों उस पेज नंबर लिखो। एंटीवर्टेड कैन बी पाल्पेटेड ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपका राउंड लिगामेंट होता है, जो कि आपकी एक तो पेल्विक एक्सटेंशन को रोकता है, दूसरा पेल्विस सॉरी यूट्रस एक्सटेंशन को रोक रहा होता है, दूसरा इसको एंटीवर्टेड पोजीशन में रखता है, और ये जो है कैंसर को लेबिया मेजोरा से जो है राउंड लिगामेंट जो है राउंड लगा के जो स्प्रेड कर रहा होता है लेबिया मेजोरा से सारे ये। ठीक है, तो ये राउंड लिगामेंट कर रहा होता है सारे काम। A 25-year-old girl presented with lower abdominal pain. She is suspected of having abdominal pelvic mass up to umbilicus. Chest metastasis is also found. Which tumor marker is likely raised? तो ये आपका पेल्विक मैस है, सी ए ओवरी है। ठीक है, जो कि आपका एक्सटेंड कर रहा है पेल्विक मैस इनटू अम्बलाइकस। ठीक है, तो उसका ट्यूमर मार्कर आपका CA1 to 5 होता है। CA19 आपके पेनक्रियास का होता है, 15-3 ब्रेस्ट का होता है, CA1 to 5 आपकी यही ओवरी का है, AFP आपके HCC का है, और बीटा HCG आपके वो सेमिनोमास का था शायद। ठीक है, अच्छा, ग्रेडिंग कार्सिनोमा शोज, तो ये आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जो स्टेजिंग होती है वो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड बताती है, और जो ये है ग्रेडिंग, वो आपकी डिफरेंशिएशन बता रही होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ATP सिंथेसिस अगर तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। थायराइड हार्मोन इज इनएक्टिवेटेड इन पेरिफेरल सिस्टम बाय लिवर थ्रू, तो डी आयोडिनेशन। ठीक है, अब आपने ये रफी में भी लिखा हुआ है, आपने ये दोनों याद रखने हैं। TSH जो है वो डीमिथाइलेशन से इनएक्टिवेट होता है, और थायराइड हार्मोन जो है आपकी डी आयोडिनेशन से जो है इनएक्टिवेट होती है इन लीवर। ठीक है, TSH और थायराइड का आपने याद रखना है। पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक डेवलप ओबेसिटी, इट इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ विच पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। अगर आपका डैमेज है मीडियल का डैमेज मेक्स यू मैसिव, और लेटरल का डैमेज मेक्स यू लीन। ठीक है, क्योंकि लेटरल में जो है आपका फीडिंग सेंटर है कि आपको भूख लग रही है, आपने खाना है, वो डैमेज हो गया, आपको भूख ही नहीं लगेगी, पेशेंट लीन रहेगा। और मीडियल का डैमेज मेक्स यू मैसिव, मीडियल में आपका स्टैटी सेंटर होता है, वो कहता है और नहीं खाना, आपके बिल्कुल इस भूख खत्म हो गई, लेकिन वो डैमेज होगा तो आपको जो है पता नहीं चलेगा कि आपने कितना खाना है, तो ओवर ईटिंग होती रहती है फिर। ठीक है, मीडियल मेक्स यू मैसिव, लेटरल का डैमेज मेक्स यू लीन। अच्छा, hypothyroidism due to disease of thyroid gland is associated with increased plasma level of cholesterol. आपको तो हाइपोथायराइडिज्म में जो है आपका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है ना। ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज है तो आपका जो है ये इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है ना आपका थायराइड जो है LDL रिसेप्टर्स को भी LDL इन द लिवर विच आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उनकी रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी को।
एक तो ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा होता, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज नहीं करता। और दूसरा ये कि जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं ना, एलडीएल रिसेप्टर्स, उनकी एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और अभी किसी बच्चे ने पूछा हुआ था, एक उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पूछते हैं और एक स्टोरेज पूछते हैं। अगर वो मेटाबॉलिज्म पूछते हैं तो फिर आपने थायराइड लगाने, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। और अगर वो स्टोरेज पूछते हैं तो वो इंसुलिन करवा रहा होता है, ठीक है। तो इंसुलिन इनको स्टोर करवा रहा होता है जो भी एक्सेसिव है, ठीक है। और जो आपका थायराइड है वो इनका मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है, T3 T4 डिक्रीज है, तो एक तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, दूसरा जो है वो रिड्यूस एक्टिविटी कर देता है आपके एलडीएल रिसेप्टर्स की, बस। अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस, तो अब वो आपकी WT1 है, ठीक है। अगर वो रीनल और गोनेडल एजेनेसिस मेंशन नहीं करते तो आपको पता है आप P53 चूज करते हैं। P53 आपकी जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन भी है, और ये आपकी जो है डीएनए रिपेयर जीन भी है, ठीक है। P53 क्लाइंबर एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग द टू बेस कैंप अडेप्ट्स कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हीट जनरेशन आपकी होती है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से, और एसी एंटीरियर से जो है, एंटीरियर से कूलिंग इफेक्ट आता है, तो एसी जो है आपका वो एंटीरियर से आता है कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। और अगर वो हीट लॉस दें और साथ उन्होंने प्री ऑप्टिक दिया हो ना, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस और एंटीरियर हाइपोथैलेमस, तो आपने प्री ऑप्टिक चूज करना है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आप लोगों को याद होने चाहिए, वो सारे न्यूरो के टेबल्स, ओके। प्रेग्नेंट लेडी विद रेज्ड एफी बट हर ए बीटा एचसीजी इज अवेटेड, व्हाट विल बी, व्हाट शुड बी। तो ये आपके एंटीडीज होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका एएफपी रेज होता है, तो इनमें वो आपका एननकेफली है, ठीक है। और डिक्रीज एएफपी किस में होता है? अच्छा, 30 या पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री, डाउन टाइप कर दो डाउन थोड़े माइक में। हाँ जी, डाउन में होता है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आ गया, पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस, फिट्स, हाई ग्रेड फीवर एंड डार्क कलर्ड यूरिन फॉर 1 डे, ठीक है। ये आपके मलेरिया के सिम्टम्स भी साथ जो है फिट्स और अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है। फॉर 1 डे सीएसएफ एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल, द डायग्नोसिस इज, तो ये आपका सेरिब्रल मलेरिया है, ठीक है। मलेरियल साइंस होते हैं, साथ उन्होंने जो आपका सीनस इन्वॉल्व किया था, तो ये आपका सेरिब्रल मलेरिया है। Female patient of village has developed gum bleeding after delivery. PT14 normal, hepatitis 60 increase in neutrophil to 2400 ने बर सेल्स प्रेजेंट, ये आपके डीआईसी में होते हैं। आर सीन इन पेरिफेरल स्मेर एंड एफडीपी रेज भी आपके जो है डीआईसी में होते हैं। डायग्नोसिस इज लाइकली डीआईसी। अब जो आपका, आपको पता है ये 194 पेज है, ये आपकी ऑब्स्टेट्रिकल जो होती है ना कंडीशनिंग में, आपके डीआईसी डेवलप होने का ना ज़्यादा चांसेस होता है। इनमें क्या होता है, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आपकी एंडीथ्रोमिन 3 का काम डिक्रीज कर देता है, और मतलब हाइपर कोagulable स्टेट हो जाती है ना, कोagुलेशन ज़्यादा प्रोन हो जाती है आपकी बॉडी, तो एंटीथ्रोम्बिन जो होती है उसका वो डिक्रीज कर जाता है, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा क्लॉट्स, प्रेगनेंसी में ना ज़्यादा क्लॉट्स बनने के चांसेस होते हैं। तो डीआईसी में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है, एंटीथ्रोम्बिन 3 डिक्रीज है, तो उसमें ज़्यादा क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपकी क्लॉटिंग जो है ना एक्टिवेटेड हो जाती है। अब तो इसमें आपके क्लॉट्स बन रहे होते हैं डीआईसी में। फिर जो आपका है ना जितने भी आपके ये होते हैं फैक्टर्स, ठीक है, कोआगुलेशन कास्केड के फैक्टर्स, ये सारे यूज अप हो जाते हैं, इसको कहते हैं कंजप्टिव कोआगुलोपैथी, ठीक है। ये सारे यूज हो जाते हैं और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डीआईसी में जो है ना आपका साथ साथ चल रही होती है क्लोटिंग भी और ब्लीडिंग भी, इसलिए इसको ब्लीडिंग डायथिसिस कह रहे होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखो, उसमें इसमें आपका ब्लीडिंग डायथिसिस वर्ड यूज करें, बर्सेल यूज करें, इंक्रीज एफडीपी यूज करें, तो आपने डीआईसी को चूज कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन 32 है, पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग एंड हिमोलिटिक एनीमिया, मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी इज तो एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन सी जो है इसकी डेफिशिएंसी से ये आपकी पटिकियाज और टेंडेंसी टू ब्लीड इंक्रीज कर जाती है। आपको पता है जो आपका विटामिन सी है, ये कोलेजन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ, किन अमीनो एसिड्स की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है ये बच्चों? लाइसिन एंड प्रोटीन और प्रोटीन। लाइसिन। यस, प्रोटीन एंड लाइसिन की ये जो है ना हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, और इस तरह से ये कोलेजन सिंथेसिस करवा रहा होता है, ठीक है। तो अगर ये एब्सेंट हो तो आपकी वूंड हीलिंग जो है इम्पेयर हो जाती है, और साथ जो है आपकी ब्लड वेजल्स वीक हो जाती हैं, और इसमें टेंडेंसी टू ब्लीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट हैज अनीमिया एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये आपकी फोलेट है। पेशेंट अंडर गोस गेस्ट्रेक्टमी डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप, ट्रीटमेंट शुड भी, तो इसमें आप इंजेक्शन विटामिन B12 देंगे। पार्शियल गेस्ट्रेक्टमी में आपका आईडीए होता है, कंप्लीट में आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, जिसमें आप इंजेक्शन B12 देते हैं, ठीक है।
और ये इसमें आयरन डेफिशिएंसी इसलिए होता है, जो आपका HCl है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो जो है वो आपकी एब्जॉर्ब जो डाइटरी आयरन है उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता, इसलिए आपका आईडी होता है। 5 years आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी malignancy is तो ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव होती है। द कॉमनेस्ट malignancy ऑफ अ ट्रांसप्लांट इज स्किन आफ्टर 10 years स्किन, अच्छा, और आफ्टर 5 years लिम्फोप्रोलिफरेटिव। रेडिएशन अफेक्ट विच सिस्टम, तो हेमाटोपोएटिक, ठीक है, यही आपका जो कंटिन्यूसली वो सेल्स स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, तो आपका मोस्ट रेडिएशन अफेक्टेड जो हेमाटोपोएटिक होता है। A newborn baby is born to a 20-year-old primary gravid on examination. The baby has amputated limb. The most likely causes तो ये amniotic bands है, ठीक है, ये हमने उस दिन ही पढ़ा था। आपके amniotic cavity में जो है कोई टीयर आ जाता है और फाइब्रस बैंड बन जाता है, वो किसी भी लिम्ब पे जो है राउंड लूप राउंड करता है और उसकी जो है नर्व सप्लाई को, सॉरी, ब्लड सप्लाई को कट कर देता है, और इस कीमे की वजह से जो है ना डेवलप नहीं होते लिम्स, तो वो एम्पुटेड लिम्स होते हैं। बैंड सिंड्रोम कॉजेज ओलिगोहाइड्रोमिनोज, ठीक है। अब जो बैंड सिंड्रोम है वो ओलिगोहाइड्रोमिनोज से जो है एसोसिएटेड इस तरह से होता है। एक, अगर आपको ओलिगोहाइड्रोमिनोज है ना, ठीक है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि क्योंकि उसमें डिक्रीज अमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, तो उसमें फीटस के अमनियोटिक बैंड से कॉन्टैक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको तो फाइब्रस बैंड जो फ्लोट कर रहा होता है अमनियोटिक फ्लूइड में, और अमनियोटिक फ्लूइड ही कम है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बेबी को रैप अराउंड कर लेगा किसी भी उसके लिम्ब को, ठीक है, वो उसकी गिर्द जो है वो लपेटा जाएगा, क्योंकि फ्लूइड कम है, ठीक है, तो बेबी कांटेक्ट में उनसे जल्दी आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि फाइब्रस बैंड में आपको पता है आपकी अमनियोटिक जो लाइनिंग होती है उसका टीयर आता है, तो उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनोज जो है डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। या कुछ केसेस में जो है रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी हो जाती है, ठीक है, रप्चर हो जाती है, कुछ में टीयर आती है जो जिससे फाइब्रस बैंड बनते हैं, और जो अंडरलाइन कॉज होती है उसमें जो है रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लॉस होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये बस इतना से इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये याद रहेगा। बैंड सिंड्रोम में जो है ओलिगोहाइड्रोमिनोज होता है, क्योंकि उसमें टीयर आना होता है, ठीक है, तो उससे आपकी अम्नियोन की लाइनिंग रप्चर होनी होती है, तो ये आप याद रखिएगा। द साइट ऑफ प्लूरल टैप इज तो लोअर बॉर्डर ऑफ नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस एडमिट एक्सिलरी लाइन, ठीक है। स्पेस की जो है आपकी लोअर बॉर्डर और रिब का जो है अपर बॉर्डर, क्योंकि आपका न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है लोअर बॉर्डर ऑफ रिब पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, रीनल ओरिजिन एडिमा अकर्स ड्यू टू तो डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर, ठीक है। सिर्फ आपका हार्ट का जो है, नहीं, मैं SK 17 18 हम पढ़ चुके हैं। SK 17 वॉल्यूम 2 पेपर है आपका, गाइनिंग 22 नवंबर आफ्टरनून, पेज है 195, MCQ है आपका 40, ठीक है। और ये आज लास्ट क्लास है हमारी SK की, इसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगी। अच्छा, तो अच्छा मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ जो आपके हार्ट की कंडीशंस होती हैं उसमें आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज की वजह से एडिमा होता है, बाकी जो कॉजेज होते हैं बीट रीनल असाइट या फिर आपका जो CLD, तो उनमें जो है ना डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है। केटामिन यूज इन बर्न पेशेंट तो इट कॉजेज प्रोफाउंड एनर्जेसिया, ठीक है। केटामिन, सॉरी, केटामिन को इसलिए यूज करते हैं कि इसमें आपका डीप और इंटेंस पेन रिलीफ होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोफाउंड एनर्जेसिया। तो केटामिन इसलिए इस्तेमाल करते हैं बर्न के पेशेंट में, इट कॉजेज प्रोफाउंड एनर्जेसिया। क्वेश्चन 42 है, फॉर द क्लोजर ऑफ PDA विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड, तो ये आपके एंडोमेथासिन देते हैं, ठीक है। जो एंडोमेथासिन है ये आपकी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है, ये आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रही है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपकी PDA को ओपन रखता है, और जो एंडोमेथासिन है वो उसको क्लोज करता है। तो ये भी MCQ आता है कि कौन सी जो ड्रग है वो ओपन रखती है आपके PDA को, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ठीक है, और जो क्लोज कर रही होती है वो आपकी एंडोमेथासिन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, आफ्टर गन शॉट इंजरी एट L1 अ मैन प्रेजेंटेड टू यू विद लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन राइट साइड, व्हाट इज द लीजन। देखो आपका पता है पेन एंड टेम्परेचर आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ठीक है, और ये डिक्सेट कर जाता है फौरन ही, तो ये हमेशा कॉन्ट्रालेटरल होता है, ठीक है। अगर उसके राइट साइड पे जो है लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर है, तो उसकी जो अफेक्टेड होगी वो लेफ्ट साइड होगी ना, क्योंकि डिकसेट कर गया है, ये तो कॉन्ट्रालेटरल होता है हमेशा, ठीक है। राइट साइड पे तो इसका मतलब उसका जो डैमेज हुआ है वो उसका लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हुआ है, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आपके पेन एंड प्रेशर आते हैं, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आपका क्रूटच और प्रेशर आता है, सेंसेशंस। अच्छा, 44 है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन प्रेजेंट विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ड्रग ऑफ चॉइस इज टमोक्सिफिन, ठीक है।
ये जो है इतना पोस्ट मेनोपॉजल में रिलैक्सेशन नहीं था। हाँ, वही मैं बताने लगी हूँ। ये जो है रफ़ी ने और इन्होंने मिलके जो ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। पोस्ट मेनोपॉजल, अब ये जो है ना रिलॉक्सिफिन आप पोस्ट मेनोपॉजल का दे सकते हैं, लेकिन इसके और भी फैक्टर्स होते हैं। रिलॉक्सिफिन जो है ना वो इन्वेजिव कार्सिनोमाज में नहीं देते, उसमें इसका रोल नहीं होता, वो आपके टमोक्सिफिन का ही होता है कार्सिनोमाज में, ठीक है। अब जो आपका है ना जो आपके ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव, उनमें आप टमोक्सिफिन देते हो, और वो आप प्री मेनोपॉजल वुमेन में देते हो। पोस्ट मेनोपॉजल में जो आप ना वो एरोमेटेज इनहिबिटर्स देते हो, ठीक है, कैंसर है। और पोस्ट मेनोपॉजल उसमें आप एनेस्ट्राजोल या एरोमेटेज इनहिबिटर्स देते हैं। ये आप लिखो। प्री मेनोपॉजल है उसमें, और साथ वो वो इस पॉजिटिव है फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, तो उसमें आप टेमोक्सिफिन देते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल में आप एनेस्ट्राजोल या एरोमेटेज इनहिबिटर उसी को कहते हैं, तो वो आप पोस्ट मेनोपॉजल में देते हैं, ठीक है। लेकिन रिलॉक्सिफिन फिर कब देंगे? रिलॉक्सिफिन आप देते हैं इन प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंशन में देते हैं इन हाई रिस्क वुमेन जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, और उनकी इस्कीमिक रिस्क होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस का और ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है। उसमें आप रिलॉक्सिफिन चूज कर लेंगे। ये 3 पॉइंट्स लिख लिए, इनको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, इजी हो जाएगा। फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, क्योंकि रिलॉक्सिफिन जो है ना वो आपके इन्वेसिव कार्सिनोमाज में जो उसका रोल नहीं होता, वो तब उसका रिस्क होगा ना, फैमिली हिस्ट्री होगी वगैरह ओस्टियोपोरोसिस, तो आप रिलॉक्सिफिन चूज कर लेना, ठीक है। अदरवाइज जैसे हमने सम्स पढ़े थे पोस्ट मेनोपॉजल में, SCRM जो होते हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है, तो मॉड्यूलेटर्स, तो वो देते हैं आप, ठीक है। प्री मेनोपॉजल में आप टमोक्सिफिन देंगे, पोस्ट मेनोपॉजल में आप एरोमेटेज इनहिबिटर्स देंगे, और जब रिस्क होंगे आपके ये सारे ब्रेस्ट कैंसर के, ऑस्टियोपोरोसिस के, IST के, तो आप फिर रिलॉक्सिफिन देंगे। ये डॉक्टर आलिया, फिर सॉरी, फिर इस वाले क्वेश्चन में हम ए लगाएंगे या सी करेंगे? इसमें ए सी। ही लगाएंगे। वो कैंसर है उसको, ब्रेस्ट कैंसर से आई है, तो ओके। आप उसको टमोक्सिफिन लगाएं। अच्छा, ये जो है रिलॉक्सिफिन और टमोक्सिफिन है, डिफरेंट है, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग जो है ना का में था मैं, मैम सम का एम ए था। अच्छा, अब इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन प्री मेनोपॉजल, तो उसमें आप टमोक्सिफिन देंगे, और सिलेक्टिव पोस्ट में। अच्छा, फॉर ब्रेस्ट कैंसर कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल, उसमें आप एरोमेटेज इनहिबिटर देंगे इन प्रिवेंशन, ठीक है। फिर वही चीज़ है, प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन हाई रिस्क वुमेन, तो उसमें IST ऑस्टियोपोरोसिस पर रिलॉक्सिफिन देंगे। बस आप इतना ही याद रखो, ठीक है। इनको मजीद, और वो जो सम्स वाला MCQ था ना, उसमें और कोई ऑप्शन था ही नहीं करेक्ट, ठीक है, तो उसमें वो चूज किया हुआ था। वो आपको मसला नहीं है, आपने बस ये 3 चीजें याद रखनी है अब, ठीक है। ये रफ़ी में कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, और वो हमेशा बच्चों का एंड तक रहती है, ठीक है। और बस आप ये याद रखो, रिलॉक्सिफिन का ना इन्वेजिव ट्यूमर्स में कोई रोल नहीं होता, ट्यूमर्स में। हाँ, सम है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, वो पिक्चर क्या भेज रहे हैं, मेडिकेशन यूज, अमीनो ओस्टियोपोरोसिस वाला था। अच्छा, मैं इसको बैक कैसे करूँ? ओके। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, लिख लें, और आपने MCQs के लिए ना यही याद रखना है। अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है प्री मेनोपॉजल वुमेन को, ठीक है, तो आप उसमें टमोक्सिफिन देंगे, और सिलेक्टिव पोस्ट मेनोपॉजल में भी आप टमोक्सिफिन देंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पोस्ट मेनोपॉजल में, तो उसमें आप अगर एरोमेटेज इनहिबिटर है, आप उसको जो है प्रेफर करेंगे, ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर्स को, जैसे एनेस्ट्राजोल वगैरह को आप प्रेफर करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल में, ठीक है। और फिर अगर आ जाता है प्रिवेंशन, अच्छा प्रिवेंशन आ जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, तो उसमें सारा ऑस्टियोप्रोसिस और IST का, तो उसमें आप सिलेक्ट करेंगे, ये ओपन क्यों नहीं रहा? उसमें आप जो है सिलेक्ट करेंगे फिर अपना ये रिलॉक्सिफिन टमोक्सिफिन सम। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग ठीक कह रहे हो। आप ये ड्रग्स के उसमें ना पढ़ो, जो मैंने आपको बस वो बताया ना प्रेफरेंस, वो याद रखो आप, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, बाकी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, इसी को फॉलो करना है, ठीक है।
अच्छा 45 है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेटरल साइड पे या लेटरल साइड पूछते हैं या अपर आउटर क्वाड्रेंट, तो इसमें जो है आप एंटीरियर एक्सिलरी चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 46 है पाल्पेबल लिम्फ, जल्दी रेडी हो जाए चले। ओके ओके। 45 है 46 है पाल्पेबल लिम्फ नोड्स इन पेक्टोरल पार्ट ऑफ एक्सिलरी नोड्स एंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सी ए ब्रेस्ट इज मोस्ट लाइकली, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट ब्रेस्ट, ठीक है। अच्छा मोस्ट यूजफुल टेक्निक यूज इन स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो आपकी मेमोग्राफी होती है। इतने क्वेश्चन एक ही जगह से। अच्छा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये आपका कैंडिडा होता है, ठीक है। एक तो आपके जो है कैंडिडा के चांसेस ससेप्टेबल क्यों हो जाती है बॉडी आपकी, उसके चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, एक तो ये कि आपकी जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपके एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं, जो कि आपकी ठीक है, जो उसकी क्या कहते हैं उसको, प्रोवाइड रिच इन्वायरमेंट फॉर कैंडिडा, ठीक है। ग्लाइकोजन को इंक्रीज कर देता है वजाइना में और वजाइनल म्यूकोजा में, और फिर इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है कैंडिडा के लिए, ठीक है। एक तो ये है कि इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल ये करता है, और दूसरा जो है ना पीएच चेंज हो जाती है आपकी, ठीक है। pregnancy can alter the vaginal pH, making it more conducive to candida overgrowth, ठीक है। इसलिए जो कैंडिडा जो है ना मोर कॉमन होता है इन थर्ड ट्राइमेस्टर। पेशेंट विद एमआई डाइड इवन आफ्टर अग्रेसिव मैनेजमेंट लाइकली कॉज, तो आपके कार्डियोजेनिक शॉक होते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक आपके जो है होते हैं आप पोस्ट एमआई। मर्केट लिम्फोमा इज कॉज बाय एबीवी ड्यू टू, तो प्रोड्यूस, तो ये आपका कॉमन इन अफ्रीका। अच्छा उन्होंने ड्यू टू देखे कॉमन इन अफ्रीकन। ये हम लोगों ने वो स्केच की, आपको याद है पिक्चर देखी थी जिसमें बच्चा बैठा हुआ था, ब्लैक बेबी था, उसके कर्ली हेयर्स थे, और वो उसके जॉ में एक लीजन थी ड्रेनिंग, ठीक है। तो ये अफ्रीकन में मोस्ट कॉमन होता है, और वो बर्केट लिम्फोमा जॉ ड्रेनिंग एब्सेस करवा रहा होता है थ्रू ईबीवी। अच्छा ईबीवी करवा रहा होता है और उसको बर्केट लिम्फोमा कहते हैं। अच्छा 22-year-old प्राइमरी रेवडा हैज नोटेड नो fetal movement at 18 weeks gestation. Fetal ultrasound examination showed marked hydrops fetalis and organomegaly. There is extensive cerebral necrosis and periventricular calcification infection, with which of the following organism most likely to produce these findings? जो आपकी पेरिवेंट्रिकल कैल्सिफिकेशन होती है ना वो आपका सीएमवी करवाता है, ठीक है। और अब मुझे बताएं हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो कौन से सिस्टम को इन्वॉल्व करता है? अच्छा तो पेरिवेंट्रिकुलर में आपका सीएमई चूज करेंगे। इन डिप्थेरिया टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, वैसे इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 3 होता है, लेकिन उन्होंने बीटा चूज किया था, लेकिन ये जो अल्फा और बीटा है ना, यस, मुझे लगा था आप लोग टॉक्सोप्लाज्मोसिस से इसको कंफ्यूज करेंगे, पर वेरी गुड। यस रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, जो वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना वो इंट्राक्रेनियल जो है कैल्सिफिकेशंस करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा तो इसमें आपने जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी को बी को चूज करना है इसमें। इस डिप्थेरिया में टाइप 2 नहीं, टाइप 3 होता है। डीपीटी डिप्थेरिया में भी टाइप 3 होता है ना, वो डीपीटी का पूरा आता है ना, तो उसमें टाइप 3 रिएक्शन होता है। अच्छा आगे क्वेश्चन 53 है, वुमन कम्स विद सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, लो बीपी, टैकीकार्डिया, एचबी लो, कंजक्टिवल टेरेस, डब्ल्यूबीसी इज नॉर्मल, प्लेटलेट नॉर्मल, स्प्लीन टिप पाल्पेबल, व्हाट ट्रिगर्ड द अबव सिम्टम्स, तो ये आपका कोल्ड वेदर होता है, ठीक है। ये जो कोल्ड वेदर होता है ना बिलो 37, इससे ये फिनोमेना जो है ना आपका हिमोलिटिक एनीमियाज को जो है ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं कोल्ड अग्लूटिनिन डिजीज, अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया वेयर एंटीबॉडीज कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर एट कूलर टेम्परेचर, ठीक है। तो जो आपका लो टेम्परेचर होता है उस पर आपकी हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। 52 का बी और सी, 52 का बीटा है आपका, ये HSR3 वाला ABC, ये वो नहीं है, ये आपने इसको टाइप बी चूज करना है। वैसे तो ये ए और बी जो है ना आपके ड्रग रिएक्शंस में होते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा स्टेम के साथ दिया होता है, तो आप बी चूज करेंगे, लेकिन इसमें वैसे HSR आपका 3 होता है। अच्छा आगे क्वेश्चन है 54, विरुलेंस ऑफ स्टेफ और स्ट्रेन प्रोटीन है, जो प्रोटीन ए होता है ना वो आपका आईजीजी के साथ उसके जो है ना एफसी पोर्शन पे बाइंड करता है और उसके ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट करता है। अगर आपको पता है ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो वो स्टेफ ओरियस को जो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी विरुलेंस होती है प्रोटीन ए से। जो उस दिन डॉक्टर मुसम्मा बात कर रहे थे वो एम प्रोटीन की, वो आपके स्टेप्ट नमोनिया में ही होता है, स्टेप्ट पायोजेंस में होता है सॉरी, और स्टेप्ट नमोनिया का जो है ना वो कैप्सूल से होती है विरुलेंस, ठीक है। ये कुछ विरुलेंस के आपके माइक्रो के हैं, ये लिखे हुए नसीब में। अ लेडी ब्रॉट हर 6-year-old चाइल्ड विद कंप्लेंट ऑफ सोर थ्रोट, मलेज, जॉइंट पेन, पेनफुल नोड्यूल्स ऑन एक्सटेंसिव सर्विस, व्हाट टेस्ट यू डू टू कंफर्म डायग्नोसिस, तो आप ब्लड कल्चर करोगे तो ये जो है कंफर्म करता है, और एएसओ टाइटर जो है वो आपका इनिशियल होता है, ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल, हाँ जी। तो एएसओ जो है आप इनिशियल करवाते हैं, अगर वो कहीं कंफर्मेटरी टेस्ट तो उसमें आप ब्लड कल्चर करवाते हैं।
पेशेंट हैज फीवर एंड ड्रेनिंग साइनसिस, सल्फर ग्रेन्यूल्स, तो ये आपके एक्टिनोमाइसिट्स में होते हैं सल्फर ग्रेन्यूल्स या टेल्कम ग्रेन्यूल्स। डायबिटिक डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी, अच्छी मैं आपको ना ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, अभी मीटिंग खत्म होने लगी है। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद ग्रेनिश ऊजिंग डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड विच फॉलोइंग इज पॉजिटिव एजेंट, तो ये आपका ग्रेनिश ऊजिंग डिस्चार्ज जो है ना आपका सूडोमोनास कर रहा होता है, ठीक है। पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम, लैब शोज पीटी 14, पीटी नॉर्मल, एपीटीटी 60, आपका ये इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट्स एंड इफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। जो आपका एपीटीटी होता है वो आपके इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, जो पीटी होता है वो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, ठीक है। और एपीटीटी आपका हीमोफीलिया में रेज होता है। पेशेंट प्रेजेंट विद सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, पेटिकाई काइमोसिस विद कोआगुलेशन प्रोफाइल एंड सीबीसी नॉर्मल, ठीक है। सीबीसी भी नॉर्मल है, कोआगुलेशन प्रोफाइल भी नॉर्मल है, ये आपका वेस्कुलाइटिस में होता है, ठीक है। और वेस्कुलाइटिस में आपके फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। अच्छा, और बार्थलिन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन, तो ये आपका होता है लेबिया माइनोरा एंड वेजाइनल हाइमन, ठीक है। इसकी पिक्चर मैंने अभी आपको ग्रुप में भेजी है, उसमें वो सिस्ट बन जाती हैं। यस डॉक्टर रामना, थैंक यू। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी आपका होती है एनोवुलेशन, ठीक है। जो पीसीओडी में जो साइकिल चल रहा था उसमें एनोवुलेशन होता है, उसमें जो ना एग्रीली ओवुलेशन नहीं हो रही होती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये आपका फैप होता है, ठीक है, फीमेल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। आई होप ये आप लोगों ने जो है टेबल याद कर लिया होगा, ठीक है, सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव और एक्स लिंक्ड। ऑफस्प्रिंग है 50% चांस ऑफ डेवलपिंग डिजीज एंड देर इज नो कैरियर, तो आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। इसमें 50-50 का रूल फॉलो होता है, 50% जो है आपके अफेक्ट हो जाएंगे बेबीज और 50% जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगे। और जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है उसमें 25%, 50% और 25% होता है, ठीक है। 25 अफेक्टेड, 25 नॉर्मल, 50 कैरियर। A patient presented with incisional hernia which layer comes out first after skin and subcut, तो आपकी ट्रांसवर्सल फेशियो होता है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट, तो आपके इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, विटामिन D3 और इनसाइड न्यूक्लियस थायराइड। ग्रेनुलोजर सेल प्रेजेंट हो तो ये आपके जो है ओवेरियन फॉलिकल्स में होता है, ठीक है। और जो आपके ये ग्रेनुलोजर सेल्स होते हैं ये वो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, और साथ ये न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं डेवलपिंग ओवोसाइट को, ठीक है। तो ये आपके ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। 67 है मीजोनेफ्रिक डक्ट रेमिनेट्स, तो इसका हम लोगों ने उस दिन जो एक निमोनिक किया था वो सीड किया था, ठीक है। तो उसमें जो, लेकिन आपने हमेशा इसमें जो चूज करना है ना वो डक्टस डेफरेंस करना है, मीजोनेफ्रिक डक्ट रेमिनेंट। अल्ट्रासाउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी इन साइकिल्स पर सेकेंड रेंज, तो आपकी 20,000 हर्ट्ज है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हाउ मच इंक्रीज इन पाकिस्तान, तो 100 टाइम्स जो है ना मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में, इंक्रीज है, ठीक है। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्लाइकोप्रोटीन अकर्स इन, तो गोल्जी बॉडीज, ठीक है। जो आपकी फाइनल प्रोसेसिंग होती है प्रोटीन्स की वो गोल्जी बॉडीज में होती है। अच्छा, 67 क्या है, मिडोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा डॉक्टर आमना प्लीज सीड का जो है ना वो लिख दीजिए, वो रेमिनेंट्स मिजोनेफ्रिक है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 671 है, द स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली, थोड़ी सी मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। डॉक्टर सामना वो मिजोनेफ्रिक के ना आप वो लिखते हैं डेरिवेटिव्स। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 20 to 30 में जो है ना वो डिक्रीज होता है, उसके बाद जो इंक्रीज हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है आपका। अच्छा, स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली पियर्स बाय द नीडल ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, तो वो आपका है लिगामेंटम फ्लेवम। A lady whose C-section was done, leakage of blood due to damage of, तो ये आपकी branches of uterine artery। Regression of tumor after chemotherapy, तो ये apoptosis से होता है, उसका size decrease, ठीक है, कीमोथेरेपी के बाद। A female patient presented with pain, hypochondrium, explorated laparotomy was done which showed that ovaries were attached to lateral pelvic wall, which structure in this area was increased risk of damage during procedure, तो आपकी इंटरनल आइलियक आर्टरी होती है, ठीक है। आपकी लेटरल वॉल के साथ आपकी इंटरनल आइलियक आर्टरीज वो प्रेजेंट होती है, इसके ना ये मैंने आपको पिक्चर भेजी हुई है ओवरीज की, और वहाँ पे जो आपकी आर्टेरियल सप्लाई है। Patient underwent hysterectomy, surgeon should know relation of ureter where it can damage during hysterectomy, तो कल ये मैंने आपको बताया था, पिक्चर ले लें आप इसकी यूरेटर के डिफरेंट लेवल्स पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टेक्टमी में जो है बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट था वहाँ पे, व्हेन इट मूव्स अपवर्ड एंड लेटरली बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। पेल्विक ब्रिम में होता है जब आप ओवेरियन आर्टरीज को लाइगेट कर रहे होते हो, ठीक है। डॉक्टर आयशा वो डॉक्टर अमन लिख ली, इसको आप देख लो, ठीक है। तो पेल्विक ब्रिम में जब ओवेरियन आर्टरीज को आप लाइगेट करते हो तो पेल्विक ब्रिम पे यूरेटर डैमेज होता है, ठीक है। और जो है आपकी लेटरल वॉल पे इंटरनल लेटरल वॉल ऑफ फ्रेक्टमी में आपकी इंटरनल आइलियक आर्टरीज डैमेज होती हैं। 76 है पोस्टरोलेटरल बाउंड्री ऑफ पेल्विक वॉल वॉल, तो आपकी सेक्रोट्यूबरस और पेरिफॉर्मिस होता है, ठीक है। इसकी पिक्चर हम लोगों ने मैंने ग्रुप में भेजी थी, आपको वो ग्रुप में मिल जाएगी।
ठीक है, ये सैक्रोट्यूबरस और जो है आपका ये सैक्रम और जो आपकी ट्यूबरल वो जो स्केल ट्यूबरोसिटी वहां तक अटैच होता है, और प्रीफॉर्मिस भी आपका जो ना पोस्टरोलेटल उसकी वॉल बनाना होता है। The planform sacral promontory to the linear surface of pubic symphysis is an important dimension for normal delivery. It refers to तो आपकी obstetric conjugate होती है, ठीक है। इसकी ये पिक्चर होती है, 3 होती है, एक ट्रू कॉन्जुगेट होती है और एक आपकी जो डायगोनल कॉन्जुगेट होती है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट होती है, 3 होती हैं। तो मिडल ऑफ सॉरी डॉक्टर आलिया, सॉरी, आप जो ग्रुप पे पिक्चर्स भेजी हुई हैं, अगर आप उसको प्लीज मार्क कर दें तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। मतलब वो उसमें कोई मार्किंग नहीं होती ना, तो वो सम टाइम अंडरस्टैंड करना एक मुश्किल है होता है कि वो ये कौन सा लिगामेंट। वाइज है, ठीक है। डॉक्टर आमना आप ना इधर प्लीज वो सेंड कर देती है, वो उन्होंने पहले भी की है, ठीक है। तो वो साथ साथ सेंड कर देती है, वैसे वो ना एमसीक्यूज वाइज ही है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट होती जाती है। हाँ डॉक्टर आमना आप प्लीज इधर ना सेंड कर दिया करेंगे, ये साथ साथ एमसी वो पिक्चर सेंड कर देती हैं इधर। तो साथ साथ एक टाइम में आप लोग जो है ना ये मीटिंग, इसको तो जरूरत नहीं खोलने की, मैंने कौन सा स्क्रीन शेयर की हुई है, साथ आप जो ना व्हाट्सएप पे पिक्चर्स खोल लिया करें, ठीक है। 3 होती हैं, अगर आपकी सैक्रम से प्यूबिक सिम्फिसिस की अपर सरफेस पे होती है वो ट्रू होती है, लोअर पे डायगोनल होती है और सेंटर में आपके ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर था अल्जाइमर्स डिजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये आपकी डाउन सिंड्रोम होती है, क्योंकि अल्जाइमर्स की जो आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है वो भी आपकी 21 पे होती है, और डाउन सिंड्रोम भी जो आपके 21 माइक्रो वो क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। तो इसलिए एसोसिएटेड होते हैं, जैसे आपको ऑस्टियोसार्कोमा और रेटिनोब्लास्टोमा होता है, वो दोनों की जो जीन म्यूटेशन होती है वो आपकी RB13 पे होती है, ठीक है। इसलिए एसोसिएटेड होते हैं ये आपस में। Patient had RTA, he does not know recent events, but he remembers his school events. Where is the lesion? ठीक है, उसको अभी की बातें याद नहीं, लेकिन उसको स्कूल के कैंपस की बातें याद हैं, ठीक है। तो वो आपका हिप्पो कैंपस है। 77। अच्छा, ये आप ना साथ पिक्चर खोल लें, ठीक है, आपको फिर याद वो समझने में आसानी हो जाएगी। अब आपकी जो है ना ये 3 होती हैं आपके ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। अब ये इनके नाम क्यों हैं, अब आपको पता है प्यूबिक सिम्फिसिस एक सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेक्रम से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट्स। अब अगर वो प्यूबिक सिम्फिसिस के अपर सरफेस पे है ना, सुपीरियरली लगा हुआ अपर सरफेस पे, तो वो ट्रू कॉन्जुगेट होता है। जो इनर पे लगा होता है या मिडल में लगा होता है, जो जैसे इन्होंने इधर इनर वर्ड यूज किया हुआ है, तो वो ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। और जो बिल्कुल उसकी लोअर सरफेस पे लगा होता है वो आपका डायगोनल कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। अ, और ये जो है ना आपका पेल्विक इनलेट की बस पेल्विक इनलेट के मेजरमेंट होती है कि डिलीवरी है वो हो सकती है कि नहीं, तो बस यही है। अच्छा आगे क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन नंबर आगे, अच्छा ये आपको मैंने बता दिया, उसको अभी की बातें नहीं याद, उसको स्कूल के कैंपस की बातें याद हैं, तो उसका जो लीजन है वो हिप्पो कैंपस में है। अ पेशेंट अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेसिस प्रोस्पोग्नोसिया कहते हैं इसको, एरिया इंजर्ड, तो ये आपको ऑक्सीपिटो प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब होता है, इसका निमोनिक होता है AP और PT, ठीक है। AP ये है कि स्ट्रोगनोसिस जो है आपका प्राइटल में होता है, और प्रोस्पोग्नोसिया जो है आपका टेम्पोरल में होता है, लेकिन टेम्पोरल की बजाय उन्होंने प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब दिया होता है, तो आप इसको प्रेफर करेंगे। Female presented with weakness on right side, CT scan shows posterior frontal parietal एंड मीडियल टेम्पोरल लोब अफेक्टेड, तो ये आपकी MC होती है। एक तो आपका जो मेजर ब्रेन का हिस्सा ना उसको MCA सप्लाई कर रही होती है, और आप इसको इस तरह याद रखो, जब सारे लोब्स इन्वॉल्व है ना आपके तो MCA होगी, ठीक है। द एक्टोपिक थायराइड हार्मोन इज, तो ये आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेयरिंग्स होता है, ठीक है। रफी में ये लिखा नहीं हुआ, तो आप इसको वहाँ पे ऐड कर लेंगे कि जो आपकी एक्टोपिक थायराइड है ना वो आपकी स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लेयरिंग्स से होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी